चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं जीन रेगुलेशन। तो जैसे देखेंगे कि जीन प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में किस तरह से स्विच ऑन और ऑफ होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम बताते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर तो ओप्रियन मॉडल होता है, इसको समझाने के लिए कि किस तरह से प्रोकैरियोट के अंदर जीन ऑन और ऑफ होंगे। और इसी तरह से यूकैरियोट के अंदर मिलता है जीन बैटरी मॉडल, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो ओप्रियन मॉडल है वो 1961 में जैकोब मोनोड ने इकोलाई बैक्टीरिया में देख के बताया था। और उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोकैरियोट हैं वहां पे क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं, एक साथ बहुत सारे जीन हैं जो एक सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल होते हैं। जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में एक जीन के आगे एक ही प्रमोटर है, यानी कि एक जीन एक ही प्रमोटर से कंट्रोल हो रहा है। कैसे? जैसे मान के चलो, ऐसा लग रहा है कि प्रोकैरियोट में एक एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको मान के चले, जैसे इंडिया में आपने देखा ट्रेन, बहुत सारे पैसेंजर डब्बे होंगे और उनके आगे एक इंजन होता है, एक तरह से कंजर्वेशन है वहां पे। लेकिन यूरोप वगैरह में देखोगे एक ही बड़ी सी ट्रेन का डब्बा होगा और उसके आगे एक इंजन होगा, कि उनके पास ठीक है, वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, तो उस हिसाब से उनमें वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेशन है कि एक ट्रेन के पीछे बहुत सारे, एक इंजन के साथ बहुत सारे डब्बे लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया में जीन भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ध्यान रहे, प्रमोटर भी डीएनए की ही सीक्वेंस है, ये सब डीएनए की सीक्वेंस है। ये अपने आप में एक ऐसा जीन है जो एक खास प्रोटीन बनाएगा, जेड, ऐसे ही वाई अपने आप में एक अलग जीन है और ए अपने आप में अलग जीन है। लेकिन तीनों जीन का कंट्रोल एक ही प्रमोटर से होगा। ये डीएनए की वो सीक्वेंस होती है जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे एक ही प्रमोटर से काम चल जाता है। जबकि यूक्रियोट में हर जीन के आगे अपना खुद का एक और अलग से प्रमोटर होता है। तो यूक्रियोट के अंदर इसको जीन बैटरी मॉडल बोलते हैं। ऐसे मॉडल को क्या बोलते हैं? जीन बैटरी मॉडल। और ये ब्रिटन एंड डेविडसन ने दिया था 1969 में। जो बियॉन्ड द स्कोप है, यानी कि इस लेवल पे नहीं पढ़ा जाता है, ये हायर एजुकेशन में हम इसको पढ़ते हैं, यूक्रियोट के अंदर जीन रेगुलेशन। हाँ, प्रोकैरियोट का जीन रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर आप देखोगे, इसको ओप्रियन मॉडल क्यों बोला? ओप्रियन मॉडल बोलने का कारण ये है कि जैसे यूरोप में ओपेरा हाउस होते हैं, ओपेरा हाउस में एक बंदा ऐसे जो है सिग्नल देता है और बाकी के सब उसी को देख के वायलिन बजाते हैं, यानी कि सैकड़ों लोगों को एक सिंगल पर्सन जो है कंट्रोल करता है। जैसे प्रेयर में जो टीचर है, पीटीआई वगैरह, वो सैकड़ों बच्चों को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऐसे ही ओपेरा हाउस में सिंगल पर्सन जो है बाकी सैकड़ों लोगों को कंट्रोल करता है। वहीं से नाम पड़ गया ओप्रियन मॉडल, कि यहाँ पे एक सिंगल प्रमोटर है, एक सिंगल कंट्रोल करने वाला सीक्वेंस है डीएनए का, जो क्लस्टर ऑफ जीन को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओप्रियन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स, यानी कि दो जीन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार पांच, उनका क्लस्टर है। और ये क्लस्टर ऑफ जीन एक सिंगल प्रमोटर से ही कंट्रोल हो, उसी को बोलते हैं ओप्रियन। और ये बताया जाता है कि ओप्रियन यूक्रियोट में नहीं पाए जाते, क्योंकि यूक्रियोट में तो डीएनए की कमी नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेल होती है। 98% डीएनए तो हमें पता है, सारा जंक डीएनए होता है यूक्रियोट का, 98% से भी ज्यादा। 2% से भी कम डीएनए फंक्शनल होता है। ये भी इसको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसका, कि जल्दी सी इनमें म्यूटेशन होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शनल डीएनए तो बहुत कम है। तो इस तरह से जो यूक्रियोट है, और जो इसमें म्यूटेशन होंगी भी तो ऐसी फंक्शनल म्यूटेशन नहीं होंगी, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे यूक्रियोट में तो हम कहेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स सेल है, और इसी कॉम्प्लेक्स सेल में कॉम्प्लेक्स जीनोम है, डीएनए है, और उसमें हर एक स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक एक सिंगल प्रमोटर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूरोप में हर एक ट्रेन के डब्बे के आगे एक इंजन लगाया, पैसे की कोई कमी है नहीं वहां पे।
तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे डब्बे हैं, उनके आगे एक ही प्रमोटर लगा देते हैं, एक ही इंजन लगा देते हैं। तो ऐसा ही प्रोकैरियोट में, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर उतनी कॉम्प्लेक्स सेल नहीं है, सिंपल सेल है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर जो है ओप्रियन मॉडल पाए जाते हैं। जितने भी जीन हैं, अकेले जीन के आगे अलग से प्रमोटर सीक्वेंस नहीं होती डीएनए की, क्लस्टर मिलेंगे जीन के और उनके आगे एक सिंगल प्रमोटर मिलेगा। हाँ, इसमें ये हो जाता है कि एक साथ जब प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, एक साथ जेड जीन, वाई जीन और ए जीन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसमें ये देखा गया कि जितने भी ओप्रियन होते हैं उनमें रिलेटेड जीन पाए जाते हैं। किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे है तो उसके एक मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड हो सकते हैं सभी जीन, या कोई भी एक ऐसा जो है बायोकेमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए हैं तो वो सारे उससे रिलेटेड जीन मिलेंगे। तो अक्सर आप देखोगे कि उनके ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट सेम टाइम पे ही होगी। तो ऐसे ही जीन का पूरा क्लस्टर होता है जो एक प्रमोटर से कंट्रोल होता है। इसी को हम बोलते हैं ओप्रियन, यानी कि क्लस्टर ऑफ जीन्स कंट्रोल्ड बाय सिंगल कंट्रोलिंग यूनिट और रेगुलेटिंग यूनिट इज कॉल्ड ओप्रियन। अगर पूरा क्लस्टर है जीनों का जो एक सिंगल कंट्रोलिंग यूनिट से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओप्रियन बोलेंगे। और ओप्रियन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, यूकैरियोट का कैरेक्टर नहीं है। तो हमें इसी मॉडल को पढ़ना है, ओप्रियन मॉडल को। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। तो अब हम तो जीन रेगुलेशन को कैसे समझेंगे प्रोकैरियोट में ओप्रियन मॉडल से। अब जो ओप्रियन मॉडल की बात करें तो दो तरह के ओप्रियन मॉडल हैं। देखो, मान के चलो बैक्टीरिया में दो तरह के जीन है। देखो, रिएक्शन की भी बात करें, दो तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, चाहे कोई बैक्टीरियल सेल हो चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो। कैटाबोलिक रिएक्शन होती है और एनाबोलिक रिएक्शन होती है। यानी कि कैटाबोलिक में तो ब्रेक डाउन होता है और एनाबोलिज्म में बायोसिंथेसिस या कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, सिंथेसिस होता है। तो ऐसे ही आप देखोगे ओप्रियन मॉडल भी दो तरह के देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे दो तरह की रिएक्शन होती हैं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, उसी तरह से डीएनए भी प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए है उसमें जीन भी दो तरह के मिलते हैं। कुछ जीन ऑलरेडी ऑन रहते हैं, लेकिन उनको रेगुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा रेगुलेट करने के लिए। और कुछ जीन ऑलरेडी ऑफ पड़े रहते हैं, उनको रेगुलेट करते वक्त क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। कैसे? मान लो कुछ ऐसे जीन होते हैं जो ऑलरेडी कैसे हैं, ऑफ है, ऑफ पड़े रहते हैं। तो इनको तो क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे जीन हैं जो ऑन पड़े रहते हैं, तो रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? मान के चलो आपके जो है घर में दो कमरे हैं, एक कमरे में पंखा चलता ही रहता है, आप जाके उसको रेगुलेट करोगे तो उसको आपको बंद करना है बस, अगर रेगुलेट करना है तो इस तरीके से, यानी कि ऑलरेडी चलता रहता है, बस उसको रेगुलेट करना है तो स्विच ऑफ करना होगा। और दूसरे रूम में पंखा बंद रहता है, आपको जाके उसको स्विच ऑन करना है बस। तो एक में रेगुलेशन कैसे है, स्विच ऑन करके, और एक में स्विच ऑफ करके। तो ऐसे ही जीन पाए जाते हैं। तो जहां पे ऑलरेडी ऑफ रहता है और स्विच ऑन करना है, यानी कि इंड्यूस करना है इसको, तो इस तरह का ओप्रियन तो क्या कहलाएगा, इंड्यूसर या इंड्यूसिबल। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल ओप्रियन। यहां पे इंड्यूसर की जरूरत पड़ेगी ना स्विच ऑन करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इंड्यूसिबल ओप्रियन।
और जहां पे ऑलरेडी ऑन रहता है बस रेगुलेशन के दौरान स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो इसमें तो क्या होगा, रिप्रेस करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करना यानी कि रिप्रेस करना, इंड्यूस नहीं करना। इंड्यूस तो यहां करना पड़ेगा ऑन करने के लिए, यहाँ पे तो रिप्रेस करना पड़ेगा। तो यहां से नाम पड़ गया इस तरह के ऑपरेशन का, रिप्रेसिबल। ऑपरेशन तो आप देखोगे दो तरह के ऑपरेशन हो जाएंगे, इंड्यूसिबल ऑपरेशन और रिप्रेसिबल ऑपरेशन। और हम क्या देखते हैं कि जो इंड्यूसिबल ऑपरेशन है ये अक्सर किससे जुड़े होते हैं, ज्यादातर कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म से जुड़े हुए एंजाइम है, उनके जीन के क्लस्टर जो है एक सिंगल प्रमोटर से रेगुलेट होते हैं। वो अक्सर कैसे रहते हैं, स्विच ऑफ रहते हैं, बस उनको इंड्यूस करके स्विच ऑन करना पड़ता है। तो लगभग हम कहेंगे ऑलमोस्ट सभी ऐसे जो कैटाबोलिज्म से जुड़े हुए जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर कैसा ऑपरेशन बनाते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेशन। लेकिन जो एनाबोलिज्म से या बायोसिंथेसिस से जुड़े होते हैं, एनाबोलिज्म या बायोसिंथेसिस, तो ये कौन से जीन है भाई, जो कुछ बनाएंगे, नया कुछ सिंथेसाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऑलरेडी वो बनाने वाले क्या रहते हैं, वो ऑन रहते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, वो अक्सर ऑन रहते हैं। बस उनको रेगुलेट करते वक्त जब उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है तो वही प्रोडक्ट जो है उनको स्विच ऑफ करने में मदद करता है, को रिप्रेसर के नाम से बताएंगे आगे। यानी कि एक को रिप्रेसर का काम करते हैं। तो एनाबोलिज्म या बायोसिंथेसिस से जुड़े हुए जितने भी जीन हैं या एंजाइम हैं वो कहीं ना कहीं किस तरह के ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, रिप्रेसिबल ऑपरेशन। थोड़ा सा एग्जांपल लेके चले तो याद रखने के लिए बता देते हैं। लगभग शुगर के नाम से जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे इंड्यूसिबल ऑपरेशन है। जैसे लैक्टोज शुगर है, लैक ऑपरेशन कैसा है, इंड्यूसिबल। इसी तरह से अरेबिनोज, ARA अरेबिनोज ऑपरेशन, ये भी अरेबिनोज क्या है, शुगर है, तो वही माल्टोज, माल ऑपरेशन। तो इस तरह से ये सब के सब क्या है, इंड्यूसिबल टाइप के ऑपरेशन है। लेकिन जो बायोसिंथेसिस से जुड़े हुए हैं या जिनमें ऑलरेडी ऑन, बायोसिंथेसिस में तो ऑलरेडी जीन क्या करेंगे, ऑन रहते हैं, बस उनको तो रेगुलेशन के दौरान ऑफ होना है। तो यहाँ पे ज्यादातर अमीनो एसिड से, ध्यान रहे शुगर से जुड़े हुए सारे के सारे ऑपरेशन क्या है, इंड्यूसिबल टाइप के ऑपरेशन है। आप एनसीईआरटी में एक लाइन में दे रखे हैं, कई जो है 6-7 ऑपरेशन के नाम है, उनमें कुछ यहाँ पे इंड्यूसिबल टाइप के हैं और कुछ रिप्रेसिबल। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बस हमें पता होना चाहिए शुगर के नाम पे है वो सारे कैटाबोलिज्म से जुड़े हुए हैं, इंड्यूसिबल टाइप के ऑपरेशन है, यानी कि इनमें जीन ऑलरेडी ऑफ रहता है, बस इंड्यूसर आएगा और वो उसको ऑन कर देगा। लेकिन जहां पे ऑलरेडी ऑन रहता है जीन, बस रेगुलेशन के दौरान ऑफ होता है, स्विच ऑफ होगा, वो रिप्रेसिबल टाइप के ऑपरेशन है। और वो एनाबोलिज्म और बायोसिंथेसिस से जुड़े होते हैं उनके जीन के क्लस्टर। और इनमें आपको शुगर से रिलेटेड नहीं मिलेंगे, अमीनो एसिड से जुड़े हुए। अमीनो एसिड में आप देखोगे जैसे ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन, अर्जिनिन, देखो यहाँ पे है अरेबिनोज शुगर है, ये है अर्जिनिन, ARG अर्जिनिन ऑपरेशन, हिस्टिडीन ऑपरेशन, ल्यूसाइन ऑपरेशन, ये सब के सब क्या है, रिप्रेसिबल टाइप के ऑपरेशन है। कहानी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इनके जो जीन है उनका जो क्लस्टर है वो ऑलरेडी ऑन रहता है रेगुलेशन के दौरान,
वो स्विच ऑफ करना पड़ता है। जैसे मान लो आप नल से पानी भर रहे हो और जैसे ही फुल हो गया पानी, गिलास फुल होते ही आपने नल को बंद कर दिया, आपने रेगुलेट किया है उसको, तो आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा ही कुछ है, ऑलरेडी ऑन है, जब प्रोडक्ट बन चुका होता है बहुत ज्यादा, तो सिग्नल वही खुद प्रोडक्ट ही देगा सिग्नल, और वहां से सिग्नल पाके वो जीन बंद होते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बंद पड़े रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ते ही वो उनके जीन स्विच ऑन होंगे और जरूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट जनरली इनके कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं, और शुगर से जुड़े हुए जो भी नाम मिलेंगे समझ लेना वो इंड्यूसिबल ओप्रियन है। एनसीईआरटी से ये 5-6 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो वो सेपरेट कर लेने हैं। लैक ओप्रियन, अरेबिनोज, माल्टोज या कोई और शुगर भी दे रखी है उससे जुड़ा हुआ कोई ओप्रियन है, समझ लेना इंड्यूसिबल ओप्रियन है। जबकि अमीनो एसिड से जुड़े हैं, ट्रिप्टोफैन, टीआरपी से बोलेंगे एआरजी, अर्जिनिन, हिस्टिडीन और ल्यूसाइन, इवन मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के लिए क्या बोलेंगे, मेट ओप्रियन। तो मिथ्योनिन वाला ओप्रियन भी कैसा होगा, रिप्रेसिबल टाइप का ओप्रियन। चलो ये तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे अच्छे से जीन रेगुलेशन को समझें तो कौन सा हमारे सिलेबस में है, तो ध्यान रहे हमारे सिलेबस में जो हमें डिटेल में समझने के लिए है वो सिर्फ लैक ओप्रियन है। और आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, लैक ओप्रियन कैसा ओप्रियन है, इंड्यूसिबल टाइप का या रिप्रेसिबल टाइप का, तो आप कह सकते हो तो इंड्यूसिबल टाइप का। रिप्रेसिबल टाइप का तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए, एनसीईआरटी ने एक लाइन में इनके सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं ओप्रियन के नाम, तो पताते होना चाहिए कि यहाँ पे रिप्रेसिबल ओप्रियन कौन से, अमीनो एसिड से जुड़े हुए सारे रिप्रेसिबल ओप्रियन है। और जो कैटाबोलिज्म या फिर जो स्विच ऑन करते हैं, जहां पे स्विच ऑन होता है वो कैसे ओप्रियन है, इंड्यूसिबल। और इनमें ना तो अरेबिनोज ना माल्टोज, इसमें हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, लैक ओप्रियन। एक बात और है यहाँ पे कि जो इंड्यूसिबल ओप्रियन है उनमें रेगुलेशन दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी और नेगेटिव भी। और ध्यान रहे ऐसे ही रिप्रेसिबल ओप्रियन में भी रेगुलेशन दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी करते हैं ये, नेगेटिव भी। ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इंड्यूसिबल ओप्रियन में कैसा रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरह का होता है। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन मिलेगी टॉपिक में कि बोथ टाइप का रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रहे अगर इंड्यूसिबल ओप्रियन में अगर कोई रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और रिप्रेसर प्रोटीन से, नाम ही आप देख सकते हो रिप्रेस करने वाला, नाम के अंदर ही दिख रहा है। अगर कोई रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और वही से रेगुलेशन हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन से, अगर रिप्रेसर प्रोटीन बन के उससे कोई रेगुलेशन हो रहा है इंड्यूसिबल ओप्रियन में, तो समझ लो नेगेटिव रेगुलेशन है। और अगर किसी रिप्रेसर की बजाय कोई एक्टिवेटर प्रोटीन है, अब नाम में ही दिख रहा है एक्टिवेट करने वाला, स्टार्ट करने वाला, स्पीड बढ़ाने वाला, जो भी है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन बन रहा है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन से रेगुलेशन हो रहा है, तो समझ लो भी वो तो पॉजिटिव रेगुलेशन है। ऐसे ही रिप्रेसिबल ओप्रियन में भी आप कहोगे रिप्रेसर या को रिप्रेसर, सॉरी, रिप्रेसर हो या रिप्रेसर का साथी हो, को रिप्रेसर, नेगेटिव रेगुलेशन। कोई एक्टिवेटर से जुड़ा हुआ है, रेगुलेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव। तो ये तो हमारे स्कोप में है ही नहीं, बस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी रेगुलेशन होता है। तो हमारे स्कोप में क्या है, हमारे स्कोप में है इंड्यूसिबल ओप्रियन, जो हमें अच्छे से समझा देगा कि कोई जीन कैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, बस। हाँ, इसमें दोनों तरह का रेगुलेशन है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ध्यान रहे आपको जो मॉडल दिखाया जाएगा, जैकब मोनोड ने जो लैक ओप्रियन का मॉडल बनाया है समझाने के लिए जीन रेगुलेशन को, तो उन्होंने नेगेटिव पे फोकस किया है, रिप्रेसर बना के किस तरह से रिप्रेसर प्रोटीन से जो है रेगुलेट होता है, स्विच ऑफ
या ऑन कैसे होते हैं, तो वो यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन में दिखाया गया है लैक ऑफ को। ऐसी बात नहीं है, लैक ऑफ का पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, जो एनसीईआरटी ने एक लाइन में कहा है बियॉन्ड द स्कोप है, मतलब आपके स्कोप से बाहर है। लेकिन हम इसको भी बता देंगे, छोटा सा टॉपिक है कि किस तरह से एक एक्टिवेटर जो है जीन रेगुलेशन को जो है एक्टिवेट करता है, तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में लैक ऑफ का सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन है। तो पहले अब हमें अच्छे से देखना है लैक ऑफ और लैक ऑफ का सबसे पहले नेगेटिव रेगुलेशन, फिर पॉजिटिव को भी डिस्कस करेंगे। हमारे स्कोप में रिप्रेसिबल ऑपरेशन नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे लैक ऑपरेशन पे, जो मेन फोकस रहेगा हमारा। तो 1961 में जैकोब और मोनोड ने ये मॉडल बताया। अब ये कैसे बताया भाई इन्होंने? जैकोब मोनोड काफी साल से इस पे रिसर्च कर रहे थे। उनको बड़ा अजीब लगा कि जब इकोलाई बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट में कल्चर करते हैं, इसको ये मान लो पेट्री प्लेट है और इसमें हम इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे ही हम इसके मीडिया में लैक्टोज शुगर डालते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनना शुरू हो जाता है। उनको बड़ा अजीब लगा कि भाई बैक्टीरिया इतनी सिंपल सेल है, इनमें कोई दिमाग थोड़ी है कि इनको पता चल गया कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए तो कोई भी है, हमारे अंदर तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, तो आराम से हम जो है हमारे दिमाग में आएगा हम कर सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग तो नहीं है, सिंपल सेल है। मीडिया में जैसे ही इनके मीडिया में लैक्टोज आई, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम बनने शुरू, और लैक्टोज खत्म हुई तो एंजाइम बनना भी बंद हो जाता है, अपने आप स्विच ऑफ। इनको ये बड़ा अजीब लग रहा था कि ये इस पे को स्टडी करना पड़ेगा। जब इन्होंने स्टडी किया तो लोगों को बताया जीन रेगुलेट कैसे हो रहे हैं। इन्होंने 1961 में एक मॉडल बना के समझाया, लैक्टोज के लिए मॉडल बनाया जिसका नाम रखा गया लैक ऑपरेन मॉडल। और वो मॉडल कैसे बताया भाई? जैसे आप साइंटिफिक मॉडल बनाते हो स्कूल में, वैसे ही मॉडल बनाया। और मॉडल में इन्होंने बताया कि भाई देखो, ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे जुड़ता है बैक्टीरिया में, वो समझाते हैं। इन्होंने बताया कि भाई देखो, 3 जीन होते हैं, एक होता है जेड जीन, एक वाई जीन और एक ए जीन। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब जहां से कोई ना कोई प्रोटीन बनता है, कोई एंजाइम बनता है, स्ट्रक्चर बनाने वाला जो भी जीन है। तो जेड से तो क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, जो लैक्टोज को तोड़ता है। और वाई से बनेगा परमीएज, और ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब तीनों जीन का एक क्लस्टर है जो एक सिंगल प्रमोटर से कंट्रोल हो रहा है। ये प्रमोटर सीक्वेंस है डीएनए की, और डीएनए की ये प्रमोटर सीक्वेंस के पीछे, जस्ट पीछे यहाँ पे जेड से आगे ऑपरेटर सीक्वेंस है। तो हम कह सकते हैं प्रमोटर का पीछे वाला हिस्सा जो है ऑपरेटर हिस्सा है, लेकिन हम इनको सेपरेट भी कर दे तो प्रमोटर के जस्ट बाद क्या है? ऑपरेटर सीक्वेंस। और प्रमोटर से आगे एक जीन और है, रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर टाइप का जीन, जिसका अपना खुद का एक छोटा सा प्रमोटर मिलेगा। ये एक जीन है अपने आप में, जिसका अपना खुद का एक प्रमोटर है, और ये जीन लगातार एक प्रोटीन बनाता रहता है। और वो प्रोटीन क्या है? रिप्रेसिबल, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है।
जो प्रोटीन जाके क्या करता है, ऑपरेटर वाली जगह पे बाइंड हो जाता है, और ऑपरेटर वाली जगह पे बाइंड होते ही कभी भी प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाता, और ये बाइंड होना बहुत जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो अगर प्रमोटर से बाइंड कर गया तो आराम से जो है इन तीनों जीन को आगे ट्रांसक्राइब करेगा, और ट्रांसक्राइब होगी तो फिर आगे इनसे ट्रांसलेशन होके आरएनए से ये एंजाइम बनेंगे। और अगर ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड ही नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल है, फिर कुछ नहीं होगा, बंद रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। यानी कि प्रमोटर से इस आरएनए पॉलीमरेज का अटैच होना और नहीं होना बहुत जरूरी है। तो पूरा मॉडल बताया इन्होंने कि भाई देखो, पूरी कहानी बताते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसके मीडिया में, इकोलाई के मीडिया में लैक्टोज डालने पे लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनने शुरू हो जाते हैं। लैक्टोज खत्म होते ही ये एंजाइम बनने बंद। अब भाई हमने क्या किया, नल से पानी भर रहे हैं तो हमारे अंदर तो दिमाग है, पानी भर रहे हैं, जब फुल हुआ तो हमने उस नल को बंद कर दिया। तो इस तरह का रेगुलेशन तो नॉर्मल, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बैक्टीरिया से इस तरह का एक्सपेक्टेशन अजीब है। तो बैक्टीरिया में क्या कारण है, यही निकाला उन्होंने, मॉडल बना के लोगों को समझाया कि देखो हकीकत क्या है इसके पीछे। उन्होंने बताया कि 3 जीन पाए जाते हैं, जेड, वाई और ए। उनके आगे ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है जो लैक्टोज को तोड़ता है। वाई से परमीएज बनता है जो क्या करता है, लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर परमिएबिलिटी बढ़ाएगा ताकि लैक्टोज बैक्टीरिया तक पहुंचे, तो ये परमिएबिलिटी बढ़ाता है। तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज, तो ये क्या करता है कि जब परमिएज एंजाइम एक्टिवेट होता है, लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, तो साथ साथ कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल भी इंटर कर जाते हैं। तो उन टॉक्सिक मॉलिक्यूल को डिटॉक्सिफाई करने वाला एंजाइम ये होता है। ये एसिटाइल ग्रुप लगा के उन पे, टॉक्सिक मॉलिक्यूल पे उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। यानी कि आप कहोगे कि तीनों के तीनों एंजाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही काम से जुड़े हुए हैं। भाई ये लैक्टोज को तोड़ेगा, ये लैक्टोज को जो है परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि ताकि लैक्टोज बड़ी आसानी से गुजर के बैक्टीरिया के अंदर पहुंच सके। और उसकी वजह से, परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से, इस एंजाइम से कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल जाएंगे तो उनको डिटॉक्सिफाई करने वाला एंजाइम भी यहाँ पे बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज, जो एसिटाइल ग्रुप लगा के उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। तो तीनों का रोल कनेक्टेड सा है, एक ही पाथवे से है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, और मेन एंजाइम इनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है। तो उन्होंने ये मॉडल बनाया कि भाई देखो, स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक ऑपरेटर सीक्वेंस होती है डीएनए की, और उससे आगे एक प्रमोटर सीक्वेंस होती है, और उससे भी आगे एक रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर जीन होता है जो लगातार, जिसका प्रमोटर कभी रुकता नहीं है, लगातार ये प्रोटीन बनाता रहता है, स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है जो लगातार एक्सप्रेस रहता है, इसमें स्विच ऑन ऑफ का चक्कर नहीं है। और ये रेगुलेटर या इनहिबिटर जीन है जिसको आर या आई से डिनोट करते हैं, और ये एक प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। क्यों भाई, क्योंकि ये प्रोटीन अगर बन गया और बनते ही ये क्या करेगा, ऑपरेटर से जाके बाइंड होगा, और ऑपरेटर से बाइंड होते ही क्या होगा, इसने कुछ जगह प्रमोटर की भी ऑक्युपाई कर ली, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज होता है इस तरह के शेप का, वो यहां बाइंड ही नहीं कर पाएगा जब तक ये रिप्रेसर ऑपरेटर से अटैच है। और आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं करेगा तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो स्विच ऑफ रहेंगे ये। बस यही उन्होंने समझाया। कैसे, अब हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक कंडीशन ये कि मान लो मीडिया में लैक्टोज है तो क्या होता है यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन लेंगे कि मान लो मीडिया में लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा। तो वैसे तो हम समझ गए यहाँ पे, अगर मान लो ये तो रिप्रेसर तो बनता रहेगा, अगर लैक्टोज है तब वो कैसे इस रिप्रेसर को ऑपरेटर से बाइंड करने में रोकेगा, और रुक गया, ये रिप्रेसर रुक गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, स्विच ऑन हो जाएगा।
और लैक्टोज नहीं है तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये आराम से जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को कभी अटैच नहीं होने देगा। जब तक ये अटैच रहेगा स्विच ऑफ रहेगा। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है इस मॉडल को समझने के लिए। एक तो ये उन्होंने मॉडल बना के दिखाया कि भाई ये 3 जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, और उनके आगे एक प्रमोटर है, और उससे आगे इनके आगे एक ऑपरेटर, ऑपरेटर से आगे एक प्रमोटर सीक्वेंस है, और उससे भी आगे एक रेगुलेटर और इनहिबिटर जीन है। तो ये तो हो गया पूरा लैक ओपरियन मॉडल। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो यहां पे लैक ओपरियन में दो कंडीशन रखनी पड़ेंगी हमें। लैक ओपरियन मॉडल के अंदर एक कंडीशन रखेंगे, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो क्या होगा। लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडिया, तो क्या होगा। बनाओ भी मॉडल वही और वो देखते हैं। तो हमें ये सेपरेट ही करने होते हैं। तो यहाँ पे वही रेगुलेटर और इनहिबिटर जीन, जिसका अपना खुद का प्रमोटर अलग से है। ये एक छोटा सा जीन है जो लगातार एक्सप्रेस करता रहता है। फिर प्रमोटर आएगा, प्रमोटर के पीछे एक ऑपरेटर सीक्वेंस आएगी, और अब स्ट्रक्चरल जीन है, एक जेड जीन है, एक वाई जीन है और एक ए जीन है। ये फिक्स है। जेड से क्या बनता है हमें पता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। लेकिन अभी हमें देखना है कि लैक्टोज होगी तब बनेगा या नहीं। तो हमें पता है रेगुलेटर, यहाँ पे रेगुलेटर या इनहिबिटर जीन से तो लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहेगा, इसमें तो कोई रुकावट होती नहीं है। चलो ठीक है। और ये रिप्रेसर जाके कहाँ जुड़ता है, ऑपरेटर वाली जगह पे। लेकिन अगर मीडिया में लैक्टोज है तो लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज बना देते हैं मान लो, तो यही लैक्टोज जो है आइसोमर में टूट जाता, आइसोमर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आइसोमर हो गया लैक्टोज का, और उसको बोल देते हैं एलोलैक्टोज। तो लैक्टोज का आइसोमर क्या बन जाता है, एलोलैक्टोज, जो जाके इस रिप्रेसर से, ये रिप्रेसर था ना, इससे बाइंड हो जाता है। ये हो गया। अब ये रिप्रेसर से बाइंड होते ही क्या होगा, रिप्रेसर को वहां ऑपरेटर से जुड़ने ही नहीं देगा। और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो आराम से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये आके अटैच हो जाएगा। आरएनए बनाने वाला एंजाइम क्या होगा, इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज। ये अक्सर कहां अटैच होता है, प्रमोटर पे। तो अब तो ये अटैच हो सकता है क्योंकि ऑपरेटर पे जुड़ने ही नहीं दिया किसने, एलोलैक्टोज ने। और ये कहां से बना, लैक्टोज का ही आइसोमर है। और इस तरह से आप देखोगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते ही ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेंगे, तीनों जीन का आरएनए एक साथ बनेगा और तीनों का ट्रांसलेशन एक साथ होगा। तो यहाँ पे जेड से तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन जाएगा, वाई से परमीएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा। तो ये तो भाई स्विच ऑन हो गया। यही तो लैक्टोज होने की वजह से ये तो मॉडल क्या दिखा रहा है, जीन स्विच ऑन है। तो यहाँ पे इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है, स्विच ऑन करने वाला काम कौन कर रहा है, लैक्टोज। तो लैक्टोज किसका काम कर रहा है, यहाँ पे इंड्यूसर का काम कर रहा है। और इससे भी, लैक्टोज से भी बढ़िया इंड्यूसर कौन सा है, एलोलैक्टोज। क्योंकि फाइनली लैक्टोज भी किस में कन्वर्ट होगा, एलोलैक्टोज में। वो बेस्ट इंड्यूसर है। और वो क्या करता है, रिप्रेसर को रोक लेगा ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए। और ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर नहीं बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके बड़ी आसानी से तीनों जेड वाई ए
तीनों जीन के एंजाइम ट्रांसलेट होके बन जाएंगे। तो ये तो कौन सा कंडीशन है भाई लैक ओपरेवन की, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा मीडिया में। और अगर हम कह दें कि लैक्टोज अब्सेंट हो तब क्या होगा, चलो वो भी कंडीशन लेके चलते हैं, हम वही लेके चलते हैं लैक ओपरेवन मॉडल। और इसमें हम कहेंगे इस बार दूसरी कंडीशन रख रहे हैं, जिसमें हम रख रहे हैं लैक्टोज अब्सेंट है भाई इन मीडिया। मीडियम में मीडिया जो है उसमें लैक्टोज नहीं है, अब क्या होगा देखते हैं। वही मॉडल बना लो लैक ओपरेवन का जो जैकोब मोनोड ने बनाया था, मॉडल में जो समझाने के लिए बनाया था वही बनाएंगे हम। शुरुआत में रेगुलेटर इनहिबिटर जीन, फिर प्रमोटर जीन जिसको पी से डिनोट कर सकते हो, फिर ऑपरेटर जिसको ओ से या ऑपरेटर लिख दो पूरा। अब जेड, वाई और ए, तो इससे तो हमें पता है इससे तो रुकता नहीं है भाई कभी, ये तो लगातार रिप्रेसर बनाएगा। ये बना दिया रिप्रेसर। लेकिन अब इस बार हम कह रहे हैं कि भाई लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज मीडिया में नहीं है, तो रिप्रेसर तो आराम से जाके यहाँ बाइंड करेगा भाई, ये बाइंड करके ऑपरेटर वाली जगह पे, और ये बाइंड करते ही प्रमोटर वाली जगह पे एंजाइम तो नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अनेबल टू अटैच। प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये तो फिर स्विच ऑफ हो गया। यस, ये स्विच ऑफ हो गया। ऐसी कंडीशन में अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ओपरेवन मॉडल स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही मीडिया में लैक्टोज डाला स्विच ऑन हो रहा है। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इंड्यूसर का काम कर रहा है। और इस तरह के मॉडल से हमने समझा दिया। तो जो लोगों को अमेजिंग लग रहा था, अजीब लग रहा था कि भाई बैक्टीरिया जो है उसके मीडिया में लैक्टोज डालने पे उसने एंजाइम बनाने शुरू कर दिए, और मीडिया से लैक्टोज खत्म तो एंजाइम बनने बंद, ऐसे कैसे हो सकता है, उनमें दिमाग थोड़ी है। तो दिमाग नहीं है, लेकिन उनका डीएनए और पूरा क्लस्टर ऑफ जीन और उनका ओपरेन जो है वो अच्छे से रेगुलेट करता है, जैसे हमारे जीन रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारे जीन स्विच ऑन ऑफ होते हैं ये भी होते हैं। तो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरह से लैक ओपरेन से एक छोटा सा सिंपल सा एक मॉडल बना के कि किस तरह से जीन स्विच ऑन और ऑफ होते हैं, बस ये समझाया गया है। अब हम समझ जाएंगे कि यूकरियोट में भी कुछ ऐसा ही होता होगा बिल्कुल। तो ये था भाई लैक ओपरेन मॉडल। लेकिन ये कैसा रेगुलेशन है, क्योंकि इस रेगुलेशन में आपने देखा रिप्रेसर बन रहा है, लैक्टोज हो ना हो दोनों कंडीशन में आपने देखा लैक ओपरेन में क्या बन रहा है, रिप्रेसर बन रहा है। तो ये तो नेगेटिव रेगुलेशन है। रिप्रेसर बनेगा वहां पे तो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन। तो जो आपके यहाँ पे सिलेबस में पढ़ा जा रहा है, एनसीईआरटी में दिया गया है, वो रिप्रेसर के थ्रू रेगुलेशन दिखाया गया है लैक ओपरेन का, जो कि एक इंड्यूसिबल ओपरेन है। तो वो कैसा रेगुलेशन है, नेगेटिव। तो क्या हम थोड़ा सा पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ सकते हैं, चलो देखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन भी। हालांकि वो सिलेबस में बियॉन्ड द स्कोप है, एनसीईआरटी ने एक लाइन में कहा है, थोड़ा सा है हम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन इन लैक ओपरेन कैसे होता है, इसमें रिप्रेसर नहीं बनेगा। कैसे बना लो पहले, वही मॉडल तो वही बनेगा लैक ओपरेन का। इसमें जो है वही रेगुलेटर और इनहिबिटर को दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे प्रमोटर पे फोकस रहेगा। ऑपरेटर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मॉडल में बना सकते हैं वही तीन स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए।
अब इसमें ये दिखाया गया है कि हमारा ना तो इससे रिप्रेसर वाला अगर बना दिया तो वो तो नेगेटिव रेगुलेशन है, तो इससे अभी लेना देना नहीं है इस मॉडल में, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड होता है, तो इसकी भी लेना देना नहीं है। सीधा प्रमोटर पे एक प्रोटीन आके बाइंड होता है और उस प्रोटीन का नाम है कैप, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। देखो नाम आ गया एक्टिवेटर, एक्टिवेट करने वाला। तो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, हमने ये भी बताया था कि जितने भी इंड्यूसिबल ऑपरेशन है कैटाबोलिज्म से जुड़े होते हैं, और पी से प्रोटीन हो गया। तो एक प्रोटीन होता है एक्टिवेटर जिसका नाम है कैप, वो आके प्रमोटर से जुड़ता है, लेकिन प्रमोटर से जुड़ने के लिए इस कैप को एक साइक्लिक एएमपी की जरूरत पड़ती है। आपको पता है एएमपी क्या होती है, एटीपी से बनता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, तो उसी से एक एंजाइम है साइक्लिक एडेनाइलेज एंजाइम, जो साइक्लिक एएमपी बना देता है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बना देता है। यानी कि एटीपी में से फास्फोरस हटा देगा दो, एटीपी में से दो फास्फोरस हटते ही बन जाता है ये एएमपी, साइक्लिक बन जाता है। और ध्यान रहे, इस प्रमोटर से ये एक्टिवेटर जुड़ने के लिए साइक्लिक एएमपी का होना जरूरी है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अगर ये एक एंजाइम मैंने बताया साइक्लिक एडेनाइलेज एंजाइम से बनता है, वो एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को लेके ए साइक्लिक एएमपी बना देता है ये एंजाइम, साइक्लिक एडेनाइलेज। लेकिन ये एंजाइम ग्लूकोज की प्रेजेंस में काम नहीं करता है। अगर मीडिया में ग्लूकोज होगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, और साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो कैप प्रोटीन जो एक्टिवेट करता है, जो बूस्ट अप करता है ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को बढ़ाता है, चार्जिंग हाई चार्जिंग करता है, वो तो यही था एक्टिवेटर। ये जब बाइंड ही नहीं होगा तो चार्जिंग नहीं होगी, हाई स्पीड चार्जिंग, तो ट्रांसक्रिप्शन स्लो स्लो होता रहेगा, स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो ये जो रेगुलेशन था कि एक्टिवेटर प्रोटीन प्रमोटर से बाइंड करेगा तो स्पीड पकड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन, और अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो स्लो रहेगी स्पीड। तो इसमें कहीं रिप्रेसर बना नहीं। ये कैसा रेगुलेशन है, ये पॉजिटिव टाइप का, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये है वो पॉजिटिव रेगुलेशन जो एनसीईआरटी बोल रही है बियॉन्ड द स्कोप है आपके। तो इसमें एक बात समझ में आती है कि अगर मान लो मीडिया में लैक्टोज है और लैक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज भी है, तो स्विच ऑन रहेगा या ऑफ। तो देखो ऐसी सिचुएशन में मान के चलो लैक्टोज जलेबी है और ग्लूकोज बर्फी है, आपके सामने दोनों रखी हुई है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग कहेगा पहले बर्फी खाएंगे बाद में जलेबी को देखेंगे। तो पहले आपका दिमाग तो बर्फी की तरफ जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया के मीडिया में अगर ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, तो ऐसी सिचुएशन में बैक्टीरिया का तो दिमाग नहीं है, लेकिन इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि पहले वो लैक्टोज के साथ साथ अगर मीडिया में ग्लूकोज है तो पहले वो ग्लूकोज का यूज करेगा, यानी कि लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम यानी कि लैक ऑपरेन को ऑन नहीं करेगा। आप कहोगे लैक्टोज होने के बाद तो ऑन होना जरूरी है, जरूरत ही नहीं है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है जब तक। कैसे, देखो यहाँ पे कि वो स्लो रहेगा। ग्लूकोज अगर मीडिया में है तो साइक्लिक एडेनाइलेज एंजाइम काम नहीं करेगा, एटीपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, जो कैप प्रोटीन को प्रमोटर से बाइंड करके उसको बूस्ट अप करता है, स्पीड बढ़ाता है, हाई स्पीड रिचार्जिंग करता है एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन की, वही नहीं होगा। इससे क्या होगा, स्लोली चलता रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। तो एक तरह से ये तो भाई स्विच ऑफ जैसी हालत रहेगी। यस, तो अगर मीडिया में लैक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज है तो पहले तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करेगा, लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम नहीं बनेंगे या बहुत थोड़े बनेंगे, स्लो रहेगा। क्यों, पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं हो पाएगा ग्लूकोज की प्रेजेंस में, एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगा। हाँ,
अगर ग्लूकोज नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड होगा अपनी जगह पे और वो काम करेगा। और रही बात लैक्टोज, तो लैक्टोज पॉजिटिव रेगुलेशन में काम नहीं करता, वो नेगेटिव में काम करता है। जो रिप्रेसर है रोकने वाला, स्विच ऑफ करने वाला, उसको रोकता है। तो इंड्यूस करने का काम किसका है? लैक्टोज का। और बेस्ट इंड्यूसर होता है एलोलैक्टोज। तो ये था पॉजिटिव रेगुलेशन कहाँ पे? लैक ऑप्रियन के अंदर, जो आपके स्कोप में नहीं है। आपके स्कोप में क्या है? सिर्फ आपके स्कोप में हम कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन है। और नेगेटिव रेगुलेशन में हमें देखना है कि अगर लैक्टोज अब्सेंट है मीडिया में तो स्विच ऑफ हो जाएगा। कैसे? लैक्टोज तो है ही नहीं जो इंड्यूसर का काम कर रहा है, यानी कि रिप्रेसर को पकड़ के रखता है, तो वो तो होगा नहीं। तो रिप्रेसर तो अपनी जगह पे जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पे, और बाइंड कर गया तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा हमेशा। अगर ये जो है जब तक ये रहेगा अटैच, स्विच ऑफ रहेगा। हाँ, इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टी कंसेप्चुअल, जैसे म्यूटेशन के साथ जोड़ के इसको पूछते हैं। अगर ये आपसे बोल दें मान लो यहां म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि मान लो रेगुलेटर इनहिबिटर जीन में म्यूटेशन होगी तो रिप्रेसर ढंग का नहीं बनेगा, और रिप्रेसर ढंग का नहीं बनेगा तो ऑपरेटर से कभी बाइंड नहीं कर पाएगा, और कभी इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो कभी भी रुकावट नहीं होगी, यानी कि हमेशा के लिए स्विच ऑन रहेगा। दिख रहा है भाई? भाई ये तो स्विच ऑफ कर यही कर रहा था रिप्रेसर, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गई इस जीन में तो ये ढंग का नहीं बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा रिप्रेसर। और रिप्रेसर डिफेक्टिव बनेगा तो ऑपरेटर पे कभी नहीं बाइंड कर पाएगा, और कभी नहीं बाइंड कर पाया तो कभी नहीं रोक पाएगा ट्रांसक्रिप्शन को। हमेशा आरएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ऑलवेज स्विच ऑन रहेगा अगर यहां म्यूटेशन हो गई। और अगर मैं बोल दूं कि प्रमोटर पे म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा? अरे प्रमोटर पे तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। अगर प्रमोटर सीक्वेंस में म्यूटेशन होगी तो आरएनए पॉलीमरेज कभी बाइंड नहीं हो पाएगा, और ये कभी बाइंड नहीं हो पाएगा तो हमेशा के लिए स्विच ऑफ रहेगा ये, तो यहाँ पे स्विच ऑफ रह जाएगा। अगर मैं कह दूं ऑपरेटर पे म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा? अरे ऑपरेटर पे तो रिप्रेसर जाके अटैच होता है, और रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन होगी तो रिप्रेसर कभी अटैच नहीं हो पाएगा, तो कभी भी नहीं रोक पाएगा किसको? आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने के लिए, और इस तरह से हमेशा के लिए स्विच ऑन रहेगा। और अगर आपसे बोल दें कि जेड में म्यूटेशन हो गई तो आप बताओगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं बनेगा, सॉरी एंजाइम नहीं बनेगा। और हम कहें वाई में म्यूटेशन हो गई तो हम कहेंगे परमिएज एंजाइम नहीं बनेगा। और हम कहेंगे ए में म्यूटेशन हो गई तो ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। तो इतने ही क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं इस मॉडल के साथ। इसके अलावा कई तरह की म्यूटेशन है, वो भी जोड़ के कह दें यहाँ पे मान लो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई जेड जीन में तो क्या होगा? तो फ्रेम पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा सीक्वेंस में, तो जेड के साथ साथ वाई और ए तीनों के तीनों जीन काम नहीं करेंगे, तीनों के एंजाइम नहीं बनेंगे। तो ये तो म्यूटेशन वाले टॉपिक से कनेक्ट होगा क्वेश्चन, लेकिन ये जो है हमारा लैक ऑप्रियन, ये अच्छे से क्लियर करना है। ये दिखाता है कि किस तरह से जीन स्विच ऑन होते हैं और स्विच ऑफ होते हैं। और हमने देखा कि हमारे यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ इंड्यूसिबल ऑप्रियन है, रिप्रेसिबल जो ट्रिप्टोफैन या फिर हमने पढ़ा था जो अर्जिनिन या हिस्टिडीन या फिर जो ल्यूसाइन ऑप्रियन है, वो सारे के सारे रिप्रेसिबल ऑप्रियन है, जिनमें फेमस है ट्रिप्टोफैन ऑप्रियन, जो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है। इवन आपके सिलेबस में तो ये जो इंड्यूसिबल ऑप्रियन है इसका पॉजिटिव रेगुलेशन भी नहीं है, जो हमने बताया अभी। यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन है, और इसमें हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव रेगुलेशन क्यों? क्योंकि रिप्रेसर से जो हो रहा है वो देख रहे हैं हम, उसको समझ रहे हैं अच्छे से। स्विच ऑन का ऑन और स्विच ऑफ का चक्कर क्या है वो हम रिप्रेसर के माध्यम से देख रहे हैं, तो नेगेटिव रेगुलेशन देख रहे हैं हम। तो ये नेगेटिव रेगुलेशन है, और लैक्टोज अब्सेंट होगी तो क्या होगा? स्विच ऑफ होगा, लैक ऑप्रियन। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगी मीडिया में तो आप देखोगे लैक्टोज से एलोलैक्टोज कन्वर्ट होगा, और वो रिप्रेसर से जाके अटैच हो जाएगा, रिप्रेसर को ऑपरेटर से नहीं जुड़ने देगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से अटैच होगा और स्विच ऑन हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ले कॉर्पोरॉन हमें समझाता है कि किस तरह से जीन रेगुलेट होते हैं, स्विच ऑन होते हैं और स्विच ऑफ होते हैं।